नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो यह फुल प्रैक्टिस सेट आपका सेकंड नंबर होगा। इससे पहले एक हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है। निम्न में कौन क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है भागता हुआ चोर पकड़ा गया, वह भाग गया, मैं भाग नहीं सका, वे भाग खड़े हुए। तो क्रियार्थक विशेषण का है कि भागता हुआ चोर पकड़ा गया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया। काले मोटे किए गए पद है ना, किस अवयव का उदाहरण है। तो वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, यह इसमें अवयव किस अवयव का उदाहरण है आपको बताना है। तो मंदिर तक गया है तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया कि इसमें हो जाएगा संबंध बोधक अवयव का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में किस क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण का कौन गलत उदाहरण है। निम्न में कौन क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण का गलत उदाहरण है। सुनना सुनवाई सही है, खेलना खेल सही है, पूजना पूजा सही है और बिकना विक्रेता ये आपका गलत उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किसमें कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से किसमें कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। सामान्य भूत, आसन भूत, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन है अंतर जोड़ गत, अंत जोड़ तर्गत, अंतः जोड़ गत, अंत जोड़ गर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः जोड़ गर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतः जोड़ गर्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो पंकज में बहुब्रीहि समास है, मतलब बहुब्रीहि अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो पंकज हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुब्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ आपको बताना है। तो जो पत्थर की लकीर है मतलब अडिग है, अमिट है। ठीक है, तो एक बार बता दिए कि मेरा कहा हुआ बात पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिट हो जाएगा। अमिट जिसको मिटा नहीं सकता है कोई। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है। तो ठोस है तो इसका तरल राइट आंसर हो जाएगा, तरल। ठीक है, लिक्विड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन हलधर यानी जो हल को धारण करता है उसका अर्थ नहीं था। हल को धारण करने वाले इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं, बलराम जो जानते हैं कि बलराम जी हल को धारण करते थे। उनका मतलब हथियार जो था गद्दा और हल था। तो हलधर का अर्थ नहीं बताना है आपको, इसमें कौन नहीं है। तो हलधर का अर्थ बलराम होता है, कृषक होता है और वृषभ होता है, लेकिन भृगाल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर भृगाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तरह किस निपात का उदाहरण है। तरह किस निपात का उदाहरण है। ऑप्शन ए है तुलनात्मक, अवधारणात्मक, सीमा बोधक, नकारात्मक। तो तहत है तरह जो है ना, तरह यह आपका तरह जो है ना, तरह तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक। तरह कैसा है, किस निपात का उदाहरण है। तो तुलनात्मक है, तरह तुलनात्मक निपात का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अनेकों लोग मर गए, सड़क में भीड़ लगी है, जनता के अंदर असंतोष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि दे आर्गू ए लॉन्ग टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दे आर्गू फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एंटोनिम ऑफ जेनिथ। तो जेनिथ का जो
एंटोनिम होता है ना, ये हो जाएगा बॉटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉटम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड बताना है आपको। इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है? तो हाइजीन है, जिराफ है, 90 है, पासपोर्ट है। तो जो हाइजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट वर्ड दिया हुआ है, स्पेलिंग इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज अ राइट सेंटेंस। ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक, ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक, इनमें से नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था? तो किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को एक गोली मार ली थी, बाद बाकी भगत सिंह, राजगुरु और खुदीराम बोस को फांसी की सजा या मृत्युदंड दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लोक हितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोक हितवादी के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसी में पहली बार तोप का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बीजक के रचयिता कौन है? यानी बीजक बीजक, शबद और रामायणी तीनों कबीर की पुस्तक है, याद रखिएगा। बीजक, शबद और रामायणी यह कबीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध किससे है? तो चर्बी युक्त कारतूस जो है ना, यह 1857 के भारतीय क्रांति का तत्कालीन कारण था। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये इसका जो संबंध था 1857 की क्रांति से। ठीक है, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस रूप में आया था? रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत में किस रूप में आया था? तो कोई ना कोई जो भी अंग्रेज जो आता था उसको कोई पद देकर भेजा जाता था भारत में। तो जो रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था वह एक क्लर्क के रूप में आया था। क्या? एक क्लर्क के रूप में आया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण कर लिया था? तो जो लॉर्ड डलहौजी था वह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति चला रहा था, उसके तहत 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वह अपने राज्य में मिला लिया था अवध को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजा को मंदिर का जो धन है ना जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य बोले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज INA पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था? तो आज़ाद हिंद फौज पर जो ऐतिहासिक मुकदमा चला था वह चला था दिल्ली के लाल किला पर। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वह आपका विलियम बेंटिंक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण कराए थे वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वह आपका मीर जाफर था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दे दिया? ठीक है, तो शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 जो राज था ना किस संधि के तहत दे दिया?
तो वह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि के तहत। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज पुरंदर की संधि के तहत दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साहिबे दीवान बंदगान संबंधित था। तो साहिबे दीवान बंदगान किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साहिबे दीवान बंदगान जो था वह दास यानी गुलामों से था। चलिए अगला प्रश्न है कि मयूरभंज, कियोंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? तो मयूरभंज, कियोंझर और सुंदरगढ़ की जो लोहा की खदानें जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सागर का तट नहीं है? तो तटविहीन एकमात्र विश्व में एकमात्र जो तटविहीन जो सागर है वह आपका सरगैसो सागर है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिरहत ज्वार कब आता है? तो जो बिरहत ज्वार जो आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बिरहत ज्वार आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो सबसे सूर्य के नज़दीक होगा वह सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुध, जो 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे जो ऊंची सड़कें हैं कहाँ पर स्थित है? तो जो संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है वह आपका लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख कहाँ है? तो भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। एस चंद्रशेखर के द्वारा कृष्ण छिद्र का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस कारक का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं कि किस कारक का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है? तो जो समुद्री जलधाराएं होती है इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर जो कॉफ़ी की किस्म है वह किस्म का नाम आपको बताना है। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर जो कॉफ़ी की किस्म होती है वह अरेबिका होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, भोपाल, कोलकाता, रायपुर, उदयपुर। तो सबसे दक्षिणावर्ती बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतः रेगिस्तानों की स्थिति होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी भाग में। महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतः रेगिस्तानों की उपस्थिति होती है, रेगिस्तानों की स्थिति होती है? तो यह पश्चिमी भाग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारतवर्ष की जो जल क्षेत्र सीमा है ना, यह 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो जो एलिफेंटा की दरारें हैं यह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है? तो सिक्किम से भारत की एकमात्र राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सट्टा जिला कौन सा है? तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का जो सट्टा जिला है वो आपका चित्तूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सट्टा जिला चित्तूर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है? टकसाल जहाँ पैसा सिक्का का ढलाई होता है तो कलकत्ता में है। ठीक है, हैदराबाद में है, मुंबई में है। ठीक है, लेकिन नासिक में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नासिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष की आयु में कोई भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उम्र सीमा है वो आपका 25 वर्ष है। ठीक है, चलिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 25 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो लोक संघ से जो होता है ना, यूपीएससी वगैरह,
तो उसमें जो संरक्षण प्रदान करता है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 311 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 311। चलिए अगला प्रश्न है कि इसका राइट हो जाएगा 52 संविधान संशोधन का विषय किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में है वह आपका दल बदल विधेयक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक से है जो 1985 ईस्वी में हुआ था और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो जो संसदीय सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायी का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका का विधायी का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? तो यह बोला था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह एक संसद के अंग है। ठीक है, संसद के अंग है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कर या टैक्स से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? तो जो अधिकतम जो आय प्राप्त होती है वह उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो किस देश का संविधान जो अलिखित है वह इंग्लैंड ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया था? तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो जो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में हार गया था, अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा था वह जयपाल था। कौन था? जयपाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उस शासक का नाम क्या था? तो जो ब्लैक होल जो दुर्घटना घटित हुई थी उस शासक का नाम था सिराजुद्दौला। क्या था? सिराजुद्दौला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है, वह सीमा क्या है? तो संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध कर दिया है। तो ये जो यह सीमा है कि संसद और राज्य विधान सभाओं का 15% होना चाहिए। ठीक है, जो मंत्री होगा वह संसद और राज्य विधान का 15% होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, क्योंकि जो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अगर घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, तो 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री किया जा रहा है, तो 9 से 3 पर आएगा तो आयतन क्या होगा? पहले कम होगा फिर बाद में बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। और घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जहाँ घनत्व बढ़ेगा वहाँ द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र में पलवन करते हुए यानी तैरते हुए बर्फ का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्र के सतह के ऊपर जो रहता है ना 1/10 भाग रहता है, और उसी में आपसे नीचे पूछ देगा तो 1/10 जब ऊपर रहेगा तो 9/10 भाग नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में जो पवन की चाल है ना, यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज जो जोड़ा जाता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है किस पर आधारित है, तो ये विद्युत में तार में तो जोड़ा जाता है और विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है, विद्युत मोटर, तो ये विद्युत में तार पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो होता है ना, यह बल का प्रयोग करता है, बल की दिशा का प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह आपका V² होती है। क्या होती है? V² होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो वाट के बराबर आपको बताना है कौन नहीं है, तो जूल बाई सेकेंड VA² नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो उसमें क्या अपवर्तित रहेगा। कोई भी चीज़ का जो मात्रा बदलेंगे तो उसमें अपरिवर्तित जो रहता है ना, वह घनत्व रहता है। डेंसिटी किसी भी वस्तु का नहीं बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। और उत्प्रेरण किसी भी अभिक्रिया के दर को घटा देता है या बढ़ा देता है, उसको उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो पीएच मान का निर्धारण आपका HP सोरेनसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त जो पात्र होता है क्या कहलाता है। तो वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त जो पात्र होता है वह वोल्टमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टमीटर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, तो ब्यूटेन ऑप्शन में है, तो राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। तो सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें भी ब्यूटेन निकलती है। तो इसमें सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है, सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो यह मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस, CH4 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन यानी वन के विकास का किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मृदा यानी मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग से किसी भी पेड़ का उम्र ज्ञात करते हैं, तो इसके अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो वन अनुसंधान संस्थान है यह आपका देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हैजा जो है ना, यह जीवाणु के कारण होता है। चेचक, पेचिस और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो मोज़ेक रोग पर सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवान वॉस्की रूस के वैज्ञानिक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन यौगिकरण में दलहनी पौधे जो होते हैं वह सहायक होते हैं। तो चावल, गेहूँ और जो मक्का जो है यह आपका दलहनी फसल नहीं है। जो फसल जो बीन्स है यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नाइट्रोजन
सूत्रीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन का जो अर्थ होता है वह ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, वह कैसे होते हैं? वह होते हैं आपका सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना वो आपका यकृत है, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, यह आपका विद्युत में तार में, ये डबल क्वेश्चन हो गया। आप याद रखिएगा विद्युत परिपथ में जो विद्युत फ्यूज होता है वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज ही, बाद बाकी और सब जो चीज़ होते हैं पंखा वगैरह वो सब समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।